हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इलाइट लर्निंग। मैं राहुल गरुड़ स्वागत करता हूं फिर से आपका इस चैनल के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं काइनेमेटिक्स का सेक्शन फ्रॉम फिजिक्स सिलेबस। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स सेक्शन। काइनेमेटिक्स सेक्शन में सबसे पहले सब बिट जो आता है वो होता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसको 1D मोशन भी बोला जाता है। फिर हम देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होती है, तो स्केलर्स और वेक्टर्स से। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो स्केलर और वेक्टर जो होते हैं वो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो दुनिया के अंदर हम मेजर कर सकते हैं उन सब को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल योर मास, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी और एनीथिंग, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारे क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, एक है स्केलर और दूसरी है वेक्टर, जो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले। फिर हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, graphical representation as well as analytical representation of a vector. Then we will see the addition, or before addition we will see the types of vectors. Types of vector के बाद हम देखेंगे how the vectors are added and subtracted. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी 2 केसेस आएंगे दोस्तों। पहला केस है व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, हाउ दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देन दूसरी मेथड देखेंगे कि जब वेक्टर्स के इन बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है, दैट मींस दे आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है दोस्तों, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने के बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना टू सी द नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियो। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस जो होता है फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा है। आइदर यू आर स्टडिंग P1 और P2, इन बोथ द sections of physics there is importance of this topic. Scalars and vectors are going to be there throughout the whole syllabus of physics. So बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करेंगे हम स्केलर्स और वेक्टर का ये टॉपिक। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो हेडलाइन दे दो अपने नोटबुक के अंदर, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट ले सकते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे कि आपका वजन हो गया, लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हो गया, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कोरोना के समय में हमने बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर मेजरमेंट किया है, वो टेम्परेचर जो है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम का मेजरमेंट वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिस सारे चीजों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं ना, जिन सारे चीजों को हम गिन सकते हैं, उन सबको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन यहां पे याद रखना दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में यूनिट आना जरूरी होता है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो डेफिनेशन लिख लो, एनीथिंग इन यूनिवर्स विच कैन बी मेजर्ड। ओके, तो मेजरमेंट जिन सारे चीजों का हम कर सकते हैं वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी
बन जाएंगे। एग्जाम्पल है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो अब हम आगे देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का मतलब क्या है दोस्तों, याद रखना है, पीक्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी एन इंटू यू लिखा जाता है। एन होता है एनी नंबर, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो, जो कुछ भी होगा वो नंबर, और यू होता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट। यू क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि हम मास का मेजरमेंट करते हैं तो मास को हम क्या लिखेंगे, 5 किलोग्राम सपोज। ठीक है, आपके पास एक मेजरमेंट, मास मेजरमेंट का एक डिवाइस है जिसको रेफरेंस के लिए हम लेते, तो उसके ऊपर अगर लिखा है 5, उसके साथ लिखा होगा केजी, इसका मतलब क्या है, 5 टाइम्स किलोग्राम बिकम्स 5 किलोग्राम। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझ लो। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो उसको लिखा जाता है नंबर इंटू यूनिट, इस फॉर्म के अंदर। जब कभी भी कोई भी नंबर यूनिट के साथ लिखा जाएगा तब वो बन जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, जैसे कि मास आ गया 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल, ऐसे कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं। तो किलोग्राम, क्विंटल, टन्स, व्हाट आर दीज, दीज आर रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हमने नाम दिया है फिजिक्स के अंदर यूनिट। मेजरमेंट का टॉपिक जब हम कवर करेंगे तब हम और डिटेल में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या क्या होता है। फिर लेंथ, आपको पता ही है लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोमीटर दूसरा यूनिट है। फिर तीसरा यूनिट इंचेस लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, माइक्रोमीटर, मीटर, कुछ भी ले सकते हैं। फिर टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट लेते हैं हम डिग्री केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर इंटू यूनिट का ये फॉर्मूला। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे कि फोर्स आ गया 5 न्यूटन, तो 5 इज जस्ट अ नंबर, एन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये न्यूटन है। ठीक है, जैसे कि मास 10 किलोग्राम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब बोलेंगे, लीटर बोलेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, तो कोई भी नंबर इंटू यूनिट जब लिया जाता है तब वो बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स है। फिजिकल क्वांटिटी के यहां पे इस चैप्टर के अंदर हमें टाइप्स पढ़ने हैं, और वो दो टाइप्स कौन से हैं, तो उसमें पहला है स्केलर्स और दूसरा है वेक्टर्स। ओके, तो स्केलर्स और वेक्टर क्या है दोस्तों, वो डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला हेडलाइन दे दो, व्हाट आर स्केलर्स। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये तो हमने देखी है। एनीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज का दो टाइप्स में डिवाइडेशन होता है, वो है स्केलर्स एंड वेक्टर। तो उसमें पहले देखने वाला है हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर जिसको बोला जाएगा स्केलर। तो स्केलर्स क्या होगा, जब कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र होता है तब हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसका अमाउंट कितना है, और फिर ढूंढते हैं कि वो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है या नहीं है। अभी ये डायरेक्शन डिपेंडेंसी कब लिया जाएगा, तो उसको मेजर करके देखो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। अगर उस क्वांटिटी का वैल्यू डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और अगर उस क्वांटिटी का जो कुछ भी वैल्यू है डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है तब वो क्वांटिटी जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी। तो ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वही है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो पहला डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, स्केलर्स,
the physical quantity which only has magnitude but no direction is scalar फिजिकल क्वांटिटी। समझ लो डेफिनेशन क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसका अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होगी, उसको कुछ फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड but does not depends on direction is called as scalar physical quantity। समझ में आया? दोनों टाइप से डेफिनेशन का मतलब वही है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, तब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है मास। देखो इस पेन का मास कितना है, अगर हमने मेजर किया तो इसका मास सपोज है 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम का मास है। तो ये 5 ग्राम का मास, इस पेन को ऐसे रखेंगे तब भी 5 ग्राम आएगा, ऐसे रखेंगे तब भी 5 ग्राम आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे तब भी 5 ग्राम आएगा, क्या अगर उधर कर दिया तब भी 5 ही ग्राम आने वाला है। मतलब मास का वैल्यू ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इट विल ऑलवेज बी अ फिक्स्ड वैल्यू मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन। समझ में आया? वैसे ही ये लेंथ, अभी लेंथ देखो, फॉर एग्जांपल वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। अभी इस बोर्ड का लेंथ जब हमें कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक मेजर करो या फिर इधर से इधर मेजर करो, दोनों डायरेक्शन में वैल्यू जो है वो सेम आने वाला है। दैट मीन्स दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम वो भी स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे दूध वाला आता है, ओके, और हर सवेरे वो 1 लीटर दूध आपको देता है, वॉल्यूम का यूनिट वहां पे लीटर लिया गया है, ठीक है। तो उसने जो आपके बर्तन के अंदर 1 लीटर दूध दिया है, वो अगर आपको चेक करना है कि 1 लीटर है या नहीं है, तो आप नीचे से ऊपर मेजर करो, ऊपर से नीचे मेजर करो, लेफ्ट से राइट मेजर करो, राइट से लेफ्ट मेजर करो, उसका वैल्यू फिक्स होने वाला है, कोई ना कोई तो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में ये फिजिकल क्वांटिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, तो इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तीसरा है या फिर आगे का है एरिया एटसेट्रा, ऑल दीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। यहां पे और एक हिंट तुम लिख सकते हो, ऑल फंडामेंटल, विच मेंटल फंडामेंटल, ऑल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर्स। समझ में आया? जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिक्स के अंदर, वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। हमें ऑलरेडी बताया जाता है मेजरमेंट के चैप्टर में, फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। और कौन कौन से वो? तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, current, amount of substance and luminous intensity, all these are fundamental quantities and all of them are scalar। और जो कुछ भी डिराइव्ड क्वांटिटीज रहेंगी वो वेक्टर भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज तो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज है। तो समझ में आया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या होता है? तो इस चैप्टर के अंदर नाम तो दिया गया है स्केलर और वेक्टर, लेकिन स्केलर के साथ बड़ी नाइंसाफी हो चुकी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्केलर का सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके आगे उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना वेक्टर्स का है।
तो वेक्टर्स जब जब आते हैं तो ये स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज रहती है और इनके बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी बन जाता है। और स्केलर के बारे में जानेंगे तो अब तक जो कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने देखा है वो सारे के सारे रूल्स आप स्केलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट यू कांट अप्लाई द सेम रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो दैट इज व्हाई वेक्टर्स इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, तब उसको कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। वेयरएज वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी और डायरेक्शन के हिसाब से उसका वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिख लो पहले तो, द फिजिकल क्वांटिटी which depends कहो या फिर which has both, दोनों के दो, मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसको कहेंगे हम, इज कॉल्ड एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी है, उसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट भी है और उसको डायरेक्शन भी है, तब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एग्जांपल क्या क्या है? So which are the physical quantities which depend on direction, or which are the physical quantities whose effect is going to be changed when the direction is changed? तो जब डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो इफेक्ट चेंज होने वाले कौन कौन से क्वांटिटी है? फॉर एग्जांपल फोर्स। इस पेन को इस डायरेक्शन मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो इफेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में दिखेगा। अगर इसको इस डायरेक्शन में फेंक दिया ऐसे, तो इफेक्ट इधर ही दिखेगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि इधर से अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स इस 5 ग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया तो इसका मोशन राइट टू लेफ्ट इधर होने वाला है। मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, राइट टू लेफ्ट होने वाला है। ओके, वही 5 न्यूटन का फोर्स अगर हमने इधर से अप्लाई किया, यहां से यहां तक, या फिर यहां से इसको पुल किया, ऐसे खींचा, तो खींचेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन पहले राइट टू लेफ्ट था, अभी लेफ्ट टू राइट कर दिया। तो ये जो पेन है इसका मोशन क्या पहले के जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मोशन जो है इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट। तो जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का जो कुछ भी इफेक्ट है, ओके, वो भी चेंज हो रहा है। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है कहां पे? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और उसको तो मैग्नीट्यूड होगा ही, इसको कहेंगे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, पहला एग्जांपल होगा तुम्हारा फोर्स, दूसरा एग्जांपल ले लो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन। और टॉर्क मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एटसेट्रा। सो ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और डिटेल में आपको समझ में आएगा जैसे हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी कौन सी और ना डिपेंड करने वाली कौन सी है। ठीक है, तो अभी तक जो देखा है उसको क्विक रिवीजन दे देंगे हम। मैंने जैसे पहले बोला है कि ये चैप्टर पूरे फिजिक्स के अंदर, पूरा जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने क्या क्या देखा? स्केलर्स एंड वेक्टर्स में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? Anything in the universe which can be measured is called as a physical quantity. Physical quantity का representation कैसे होता है? Physical quantity is equal to number into unit. Number जो होता है वो कोई भी नंबर चलेगा और unit जो होता है वो होता है standard used for measurement of physical quantity. For example, force is equal to 5 Newton, mass is equal to 10 kg, volume is equal to 10 meters square, etc. These are the representations of physical quantities.
ठीक है। फिर देखा हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दो टाइप है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है which only has magnitude but no direction. Examples are all fundamental quantities are physical, all fundamental physical quantities are scalar quantities. और दूसरे एग्जांपल क्या है, मास, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया एटसेट्रा। सात फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके। फिर हमने देखा वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो जिसका इफेक्ट डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। एग्जांपल्स आर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एटसेट्रा। ओके। तो आगे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। So how vectors are represented, that we are going to see in this point. Representation of vectors. Quickly headline दे देना है, ओके। और जानेंगे हम how the vectors are represented। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वेक्टर जो होता है स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेशन सीधा सीधा है ना, नंबर इंटू यूनिट लिख दो, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वैसे नहीं कर सकते हम दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्पेशल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर वेक्टर्स। ओके। तो वेक्टर जो होती है, लिख लेना, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट showing an arrow, ठीक है। दिस इज हाउ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। अभी जो हमने लिखा है उसका ये ग्राफिकल क्या होगा डायग्राम वो देखेंगे। ठीक है। जो कुछ भी लिखा है वही एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो यहाँ पे व्हाट आई हैव सेड इज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एनी लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट सपोज यहां से O से पॉइंट A तक जा रहा है अपना, ओके। तो मैंने ड्राइंग का जो कुछ भी इनिशियल पॉइंट यहां पे कंसीडर किया है, पहला वाला पॉइंट जो पहले दुनिया के अंदर आया है वो है O, और दुनिया के अंदर उसके बाद में कौन आया है, A। ठीक है। क्योंकि हमारी दुनिया इसी लेक्चर में खत्म नहीं होने वाली है, अभी तो शुरू किया है। ठीक है। तो O से शुरू हो रहा है, A तक जा रहा है, मतलब ये इधर इसका हमने एरो दिखाना है। ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो ओवर इट्स हेड। ओके। तो जिधर एरो है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सपोज यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, या फिर पैदल चल रहे हो आप, आपके ऊपर मतलब आनी नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन, लेकिन आ गई, आपको पैदल चलना पड़ रहा है। तो पैदल चलते चलते अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना है तो वहां पे बोर्ड अगर लिखा होगा तो बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा उसके साथ क्या दिया होता है, क्या दिया होता है, तो आपको तो पता ही है क्या दिया होता है, एरो दिया होता है। इधर जाना है तो औरंगाबाद, इधर जाना है तो सिल्लोड, इधर जाना है तो कौन सी लोकेशन आने वाली है वो सब कुछ दिया होता है। तो एरो जो होता है वो दिखाता है डायरेक्शन। ओके। तो यहां पे लिख लेना है, एरो शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एरो जो है वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है। ओके। और लाइन सेगमेंट क्या करता है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, इसीलिए तो उसको वहां पे दिया है। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कुछ भी है लाइन सेगमेंट के लेंथ के हिसाब से हम लेते हैं। सपोज आपको अगर
एक आधे टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज लार्जर, तो जिस लाइन सेगमेंट का, जिस वेक्टर के लाइन सेगमेंट का लेंथ ज्यादा होगा उसका वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। और एरो जो होता है उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, नहीं तो कोई सोचेगा बड़ा एरो दे दिया तो बड़ी डायरेक्शन, छोटा एरो दे दिया तो छोटी डायरेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। सिर्फ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो होता है वही होता है मैग्नीट्यूड। लेंथ बढ़ा दोगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, लेंथ छोटा करोगे तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और एरो जो है डायरेक्शन दिखा रहा है, और उसको अलग से नाम दिया जाता है दोस्तों, दैट इज एरो इज कॉल्ड एज हेड ऑफ वेक्टर। एरो इज कॉल्ड एज हेड ऑफ वेक्टर और लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो कि वेक्टर जो होता है एक लाइन से शो किया जाता है जिसके ऊपर एक एरो होता है। एरो जो है डायरेक्शन दिखाता है वेक्टर का, और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो है वो अमाउंट बताता है वेक्टर का कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और वहां पे एरो जो है वो सर का काम करता है, और जो लाइन सेगमेंट है वो पूंछ का काम करता है। सर मतलब सर नहीं, सर मतलब सिर। ओके, तो हेड और टेल आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो, वेयर एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एरो को हम हेड भी कहते हैं समटाइम्स और ऑलवेज। एरो इज कॉल्ड एज हेड ऑफ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट और सेगमेंट इज कॉल्ड एज टेल ऑफ अ वेक्टर। तो इसका सीधा सीधा मतलब है वेक्टर ओ ए जो है वो ओ से ए तक डायरेक्टेड है, जिसका वैल्यू इस लाइन सेगमेंट के लेंथ से दिया गया है। फिर सिंबल यूज किया जाएगा फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो सिंबल क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। तो इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए सिंबल होगा ओ ए बार। ठीक है, तो ये बार जो है कभी कभी स्ट्रेट लाइन दिया जाता है, क्यों कभी कभी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, ओ से ए तक ये वेक्टर है, तो ये है सिंबल ऑफ अ वेक्टर। इसके लिए भी स्टेटमेंट आप लिख के ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। सिंबल ऑफ वेक्टर में, सिंबल ऑफ वेक्टर इज any two letters or a single letter with an bar over its head। उसके सर के ऊपर, उसके सर के ऊपर एक बोझ रहेगा, और वो बोझ किसका रहेगा, एक बार का रहेगा। कौन सा बार? ये बार, इसको हम कहते हैं बार। ओके, तो ओ ए बार ऐसे उसको बोला जाएगा, और ये होगा इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दूसरा कोई लेटर लिया गया है तो उसको भी ले सकते हैं आप, जैसे कि ओ बी बार, या फिर सिंगल लेटर लिया गया है ए बार, बी बार, फोर्स एफ बार। ओके, so like this you can represent a vector with a symbol of capital letters। सिंबल किसका? कैपिटल लेटर्स का। स्मॉल लेटर का भी चलेगा, स्मॉल लेटर का भी सिंबल चलेगा, लेकिन उसके ऊपर, सर के ऊपर एक बोझा चाहिए, और वो बोझा किसका है, तो एक लाइन सेगमेंट का रहेगा, छोटा सा लाइन सेगमेंट, जिसके ऊपर आप एरो भी दे सकते हो, उसको हम कहेंगे बार। ओके, तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विथ a capital letter or small letter over the bar over its head, with the bar over its head। So this is how the symbol of vectors is। ठीक है, तो अभी क्या देखा हमने, how the vectors are represented। Vectors are represented with a line segment with an arrow over it। Arrow shows the direction of vector, length of line segment is the magnitude of vectors, then arrow is the head of vector and line segment length is a tail of vector। Symbol of vector is written like this। ठीक है, जो कुछ भी वेक्टर रहेगा या फिर सिंगल लेटर से दिया जाएगा या फिर डबल लेटर से, जैसे यहाँ पे है ओ ए ओ बी, तो यहाँ पे इसके ऊपर ओवरहेड क्या रखना है हमें, बार, और बार को एक एरो भी देना है जो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सो दिस इज हाउ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। ओके, तो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लेके आएंगे अगला सेक्शन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे मैंने पहले ही बोला है, अभी जाके लाल वाला बटन दबा देना और घंटा दबाना मत भूलना। अगर घंटा नहीं दबाओगे तो आगे के वीडियोस में कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। thank you